क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? एज का बढ़ना और बुढ़ापा, क्या वो एक सेम चीज है? आयु बढ़ना एक अलग चीज है और वृद्धावस्था एक अलग चीज है। 50 तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है। आयुर्वेद में लिखा है कि आपको अगर स्ट्रेस से बचना है तो पहले अपनी भोजन की और वायु की स्थिति ठीक करेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारा जो सांस है, देखिए आप, वो चेस्ट से आएगा। मेन को आप काउंसिल करें, हमारे जो मेन क्लाइंट्स हैं, मेल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कोई भी चीज, चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, शेयर नहीं करना चाहती। शिलाजीत और एक अश्वगंधा लोग अपने आप से डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं और ले रहे हैं। हम कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप शेयर करेंगे तो उसका समाधान आपके दिमाग में नहीं आ रहा, दूसरा आपको दे सकता है। नमस्ते, लामा सूत्रा में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ वैद्य चक्रपाणी जी हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अनिल जी हैं जो इनसे हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ पूछेंगे। तो आज जो हम सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं वैद्य जी से, और हम आयुर्वेद से बेसिकली गाइडेंस लेना चाहते हैं कि जो 50 प्लस के जो मेन हैं वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, जहाँ तक कि उनकी स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी मानसिक, उनकी इमोशनल हेल्थ का सवाल है। तो उन पॉइंट्स को हम उन सवालों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वैद्य जी, आप थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइएगा कि कैसे वो एक अच्छी संपूर्णता से जिंदगी, मतलब मैंने देखा है कि यूजुअली जब मैन आते हैं अपनी वेलनेस वेलबींग के प्रोग्राम्स के लिए, तो यूजुअली 50 साल के बाद के मैन को ये रियलाइज होने लगता है कि क्या, एक क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आता है कि क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? तो एज का बढ़ना और बुढ़ापा, क्या वो एक सेम चीज है कि हम उसको? नहीं ममता जी, यहाँ हम इससे फर्क मानते हैं। आयु बढ़ना एक अलग चीज है और वृद्धावस्था एक अलग चीज है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा है कि अगर व्यक्ति मन से जवान है तो वो बूढ़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है स्वस्थ इत भेद्यते। जिसका मन, आत्मा और शरीर प्रसन्न है वही स्वस्थ है। अब आपने जैसे कहा कि 50 के आसपास पहुंचते पहुंचते लोगों की अपने आप से पूछने की टेंडेंसी हो जाती है, कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है। 50 तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है। एक तरफ उसके संतान होती है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ सोसाइटी है, एक कार्य क्षेत्र है। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग डाइवर्जन हो जाती है। उस डिवीजन में उसको अपने लिए समस्या होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका ना तो खाने का टाइम रहता, ना उसका अपने लिए ध्यान देने का टाइम होता। हर चीज में वो बैलेंसिंग में रहता है। उसकी वजह से उसके शरीर का जो पोषण होना चाहिए, जो डाइजेशन होना चाहिए, वो गड़बड़ा जाता है। आयुर्वेद ने सीधा सीधा लिखा है कि जब व्यक्ति शांत स्वभाव से निद्रा लेगा और उसका ब्रेन रेस्ट होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म अपने आप ठीक रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि 40-45 के बाद जब व्यक्ति को पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, तो उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अनवांटेड, वो चाहता नहीं है लेकिन उन चीजों के बारे में सोचता है, जिससे उसकी नींद की अवस्था जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। और जब नींद सही नहीं होगी तो उसका पाचन क्रिया अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। पाचन डिस्टर्ब होने से उसके, जो हम मानते हैं, आयुर्वेद कहता है सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, जब आप जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन ठीक होगा तो उससे रस बनेगा, उसी का लीवर में जाके कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो वो रक्त बनेगा, उसके आगे उसकी उत्तर जो धातुएं हैं वो बनेंगी। अब जब आपका रस की विकृति आ गई, आज हम 50 के पास के लोग खाना खाने बैठे हैं तो वो सोच तो कुछ रहे हैं, खा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे उनका वो पाचन क्रिया अपने आप ही प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि वो खाएगा नहीं, वो तो सटकेगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे जितने आपके दांत हैं उतनी बार आपको अन्न के टुकड़े को चबाना है, ताकि उसमें सलाइवा इतना हो जाए कि वो अंदर जाए तो उसका डाइजेशन ठीक हो जाए।
अमलगमेशन तो हमारे मुंह से शुरू होता है और यही कारण है कि उसकी सोच बदल जाती है, कि उसकी शारीरिक क्षमताएं वीक होने लगती हैं, मानसिक सोच हल्की पड़ने लगती है, तो वही सोचने लगती है मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया, जबकि उसकी हर चीज कंसंट्रेशन डिवीजन हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि 50 के आसपास जाके व्यक्ति को अपना रहन सहन जो है उस हिसाब से करना चाहिए कि उसकी जो टाइम जिस चीज का है उसमें ही रखे। आप अगर घर आए हैं तो घर में आके आप शांत हो, थोड़ा जल लें, फिर सोचें और फिर आप कुछ खाएं, ताकि आपको जो इंटेंसिटी ऑफ हंगर है वो ना बढ़े। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम सुबह नाश्ता ले लेते हैं, दोपहर को खाना ले लेते हैं, रात का खाना ले लेते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो लोग हमेशा 100 साल तक भी स्वस्थ रहते थे, उसके पीछे एक टेंडेंसी थी कि वो सुबह ले लेते थे खाना, उसके बाद फिर हर 3.5-4 घंटे में वो खाना खा लेते थे। हम गैप लंबा कर देते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो आपका कहने का मतलब है कि जब वो ऑफिस से घर आए या काम से घर आए तो थोड़ा सा कुछ खा लें, हाँ, उसके बाद डिनर की हाँ जी, तैयारी करें। हम यही कहना चाहते हैं। हाँ। और डिनर भी आयुर्वेद के मत अनुसार आप जितना खाना खाएंगे, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा कम खाएंगे, ताकि आप थोड़ा सा गैप रख सकें, ताकि वायु पैदा ना हो। वायु पैदा, अच्छा। तो हमें जितनी भूख होती है उससे थोड़ा कम खाना है, कम छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो हाँ, तो वो भी मतलब होता है कि आपको आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा मैसेज जाने में टाइम लगता है कि पेट भर गया कि नहीं भरा है, तो वो और इसी के कारण हम जब इसको करेंगे तो हमारा पाचन ठीक होगा। आयुर्वेद में ये लिखा है कि आपको अगर स्ट्रेस से बचना है तो पहले अपनी भोजन की और वायु की स्थिति ठीक करेंगे, ताकि गैस फॉर्मेशन ना हो। इसलिए हमने कहा है कि रात को हाई प्रोटीन नहीं खाना, उसे दिन में ही खाना है। तो दाल और पनीर, दालें रात को नहीं खानी, नॉनवेज भी नहीं खाना है, जो चीज देर से हजम होते हैं, गरिष्ठ भोजन। हाँ। तो और खाने और सोने में हमें कम से कम 2.5 घंटे का फर्क रखना है, ताकि जो हमने खाया है वो 2.5 घंटे में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में चला जाएगा, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें साउंड स्लीप आएगी, और अगर साउंड स्लीप नहीं आएगी तो मेटाबॉलिज्म खराब होगा, उससे आपको नींद डिस्टर्ब होगी। नींद डिस्टर्ब होगी तो आपको बार बार यूरिनेशन होगा। इसीलिए आज की तारीख में हर व्यक्ति को 45 के बाद प्रोस्टेट की समस्या आ जाती है, स्वेलिंग आ गई। हाँ, मतलब हर थर्ड या फोर्थ मैन जो भी है उसको हर 1 घंटे में, हाँ जी, बहुत ज्यादा आ रही है। 45 के बाद 50 तक पहुंचते पहुंचते उम्र आ जाती है। उसमें हम ये कहते हैं, इसके क्या कारण विशेष? इसका मानसिक तनाव सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हमारा खान पान। हम अगर पित्त को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो हमारा पाचक पित्त है जो बाइल से आ रहा है, अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारे शरीर से एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, और उसको हमारा जब एसिड जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में तो वहां पर वो उसकी वाइब्रेशन चेंज कर देगा। तो उसमें रेजिडुअल होना चाहिए। हमारे यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 750 से 800 ml, और जब उसमें एसिड पहुंच जाता है तो उसकी कैपेसिटी रह जाती है 200-300 ml। जब वो 300 ml यूरिन पहुंचेगा तो वो आपको इंडिकेट करेगा जाइए आप यूरिन पास कीजिए, और आप पास करके आएंगे, रेजिडुअल उसमें 100 ml रहेगा, 200 ml पास करके आप आ गए, और फिर 1 घंटे में वो उतना ही आ जाएगा। तो जब आप रात में 2 बार 3 बार यूरिन के लिए उठेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं हो सकती, और उससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हैं, हमने आयुर्वेद में कहा है जो हमारे 3 स्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बेड लाइफ को ठीक करें। ब्रह्मचर्या हमारा रहना, खाना, सोना, सोचना, अनुशासन है। वो उसी से आप कंट्रोल कर पाएंगे और उसी से आप आगे चल पाएंगे। तो आयुर्वेद ने जो लिखा है कि व्यक्ति 100 साल का भी बूढ़ा नहीं होता, वो दिमाग से, वो हमारी सोच है, उसको अगर हम ठीक रखेंगे, अपना खान पान ठीक रखेंगे, तो उससे हम काफी हद तक ठीक रहेंगे। आज की परिस्थितियां ऐसी है हमारे हिंदुस्तान में तो कि हर व्यक्ति अपने आप को बैलेंसिंग में ही खत्म कर देता है। कभी वो अपने परिवार और मित्रों के साथ बैलेंसिंग कर रहा है, कभी बच्चों में और पत्नी में कर रहा है, कभी बच्चों में और अपने आप में कर रहा है। उसकी वजह से उसका स्ट्रेस लेवल खत्म नहीं होता। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस लेवल के लिए हमें हर हाल में अपने लिए सुबह का समय निकालना चाहिए, शाम का, जिसमें हम प्राणायाम कर सकें।
सूर्य स्वर से सांस लें, चंद्र से छोड़ें, सांस लें, रोकें, छोड़ें। जैसे होना चाहिए ये कम से कम 5 से 10 मिनट तो होना चाहिए। और फिर शांत ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारा जो सांस है, देखिए आप, वो चेस्ट से आएगा, तो उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग शांत होता है और ब्लड में जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो जो हमारे स्ट्रेस से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो प्रोस्टेट इससे लिंक्ड है? प्रोस्टेट हमारा पित्त से लिंक है, पाचक पित्त से। पाचक पित्त से। तो आपने जो समझाया अभी कि बाइल अगर हमारे उस बॉडी में रह गया है, पित्त अगर बना रह गया है, तो वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है। उसको आप दोबारा मतलब एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो मतलब? बेटा सीधी सी बात एक है ममता जी, हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को देखें, माता उसको बार बार देती है, थोड़ा थोड़ा देती है, जितना उसे खाना है वो खाएगा, बाकी फेंक देगा। उसके शरीर में उतना जाएगा जो हजम होने लायक हो, उसके बाद वो नहीं खाएगा। और वो जब हजम हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है। और ग्रोथ इसलिए बढ़िया रहती है कि वो स्ट्रेस कम है, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। बच्चे की स्ट्रेस जब कम होती है जब हम उसको बस्ता बांध के स्कूल भेज देते हैं और उसके ऊपर किताबों का वजन आ जाता है। तो थोड़े थोड़े टाइम में अगर हम खाना खाते हैं, मतलब जो 50 के ऊपर के लोग हैं, मेन हैं, जो वो खाना अगर ठीक से खाते हैं तो उनका बाइल, एक्सेस बाइल जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और इसके चांसेस जो हैं तो खाने से लिंक्ड हुआ। आप इसे एक तरीके से देखिए, हमारे शरीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व हैं। इन पांचों से ही हम 5 महाभूत से बने हैं और इसी को हम दिन में, रात में और उससे गिन देते हैं। सुबह कफ का समय होता है, दोपहर को पित्त का समय होता है, शाम को वायु का समय होता है, रात तक वायु का रहता है, सुबह फिर कफ का शुरू हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमें खाना है। बलस बल कारकम अति बलस क्षय कारकम, ये संस्कृत में लिखा है कि शरीर को बनाने के लिए कफ की आवश्यकता है। बलस बल कारकम अति बलस क्षय कारकम, कफ अगर जरूरत से अधिक बन रहा है तो हमारे शरीर को कमजोर कर देगा। वही पित्त का हिसाब है। तो आयुर्वेद कहता है आपको वात, पित्त, कफ, इसको बैलेंस रखना है और उसी हिसाब से आपने खाना है। जो आपका सिक्रेशन है उसको उसी हिसाब से मेंटेन करना है। तो हमारे बुजुर्ग जो खाते थे पहले, वो इक्वल इंटरवल पे खाते थे। 4 बार खाते थे, 5वीं बार दूध पी के सो जाते थे। और वही एक माँ अपने बच्चे को करती है कि उसको थोड़ा थोड़ा बार बार खिलाती है और उससे उसका ठीक रहता है। जब हम इक्वल इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाएंगे तब आपका शरीर अपने आप ठीक रहेगा। ना तो आपके प्रोस्टेट पे सूजन आएगी, ना स्ट्रेस बनेगा। स्ट्रेस बनने का कारण सबसे बड़ा है हमारी आहार की हैबिट जो है, खाने की जो हैबिट है और सोने की हैबिट है, वो हम खराब करते जा रहे हैं। जो डे टू डे हमारी यूटिलिटीज हैं, आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो लोग सबसे सोचा समझा एक सिद्धांत है कि हम सुबह ब्रेकफास्ट लेंगे जी, और ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, ओट्स ले लेंगे थोड़ी सी। अब थोड़ी सी ओट्स से वो उस बाइल का तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो तो थोड़ी देर में खत्म होकर आगे चला जाएगा, फिर बाइल आएगा तो वो तंग करेगा। तो उन्होंने ये लिखा है कि आपका जितना वजन है उसका 0.25% आपने अन्न लेना है और उसको 4 डिवीजन में बांट देना है। अच्छा, तो वो अन्न जो है हमें हर मील में खाना है, अनाज जिसे बोलते हैं। हाँ, चावल आप या ये सुन लीजिए, अगर एक सामान्य व्यक्ति 60 किलो का है तो उसका 0.25% जो होता है वो 150 ग्राम होता है। अब आप 150 ग्राम अन्न, सब्जी, सब कुछ मिला के दिन में 4 बार में खाएंगे। अच्छा, तो हर मील में अनाज खाना जरूरी है कि हम सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल या इस तरह की कोई चीजें, या ये कहीं नहीं लिखा कि आप अनाज खाएंगे ही। अच्छा, आप अनाज खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। अच्छा, हमारे को अपना मिनरल्स, मेटल्स सारा और अन्न जो हम जिसको कहते हैं फाइबर, उसको बैलेंस करना है। तो 150 ग्राम, अगर 60 किलो आपका वजन है तो 150 ग्राम खाना पूरे दिन में सफिशिएंट है।
आज की तारीख में जो रोटी खाता है आदमी वो 5-10 ग्राम से ज्यादा की नहीं नहीं होती है। और 1 से 2 रोटी खाता है। हाँ, 2 रोटी खाता, दिन में समझ लीजिए तो 150 ग्राम अन्न पूरा करने में और दालें पूरी करने में उसको पूरा दिन लग जाएगा। दिन लग जाएगा। इसमें मेरा एक प्रश्न है, 2 प्रश्न है सर। एक तो जो प्रोस्टेट है, अगर किसी को हो ही गया है, अब उसको यूरिन होल्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम एक बताते हैं। हमारे यहाँ ये लिखा है कि आप पित्त को कम करें और जिन चीज जैसे आपके सूजन आ रही है तो उसमें पित्त को कम करने में हम धनिया है, आपके यहाँ सौंफ है, ये कूलेंट है, आप इनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी पित्त शमन होगा। धनिये से, सौंफ से वायु कम होगी, तो जो वहाँ स्वेलिंग है वो कम होगी पित्त की वजह से। और इसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ एक मकोई होती है जिसको मकोई दाना कहते हैं। बचपन में हम बहुत खाते थे। पहले वो हरी होती है, पकने के बाद लाल हो जाती है, फिर सूख के काली हो जाती है। मको नाम से ही जानी जाती है। उसका अर्क ले लें या काढ़ा ले लें। धनिया आप पाउडर खाएं, उसको पानी में उबाल के ना पिएं। तो खाली या चटनी खाएं, धनिया की चटनी खा लें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। धनिया आयुर्वेद में पित्त शामक माना गया है और उसको लेने से आपकी पित्त की विकृतियां कम होंगी। तो 5 ग्राम चम्मच सूखा धनिया, 2 से 3 ग्राम, हम 5 ग्राम ही लेते हैं। अच्छा, 2 से 3 ग्राम सूखा धनिया पानी के साथ ले लें। और कब ले लें, किस टाइम पे लें? और आप ये दोपहर को भी ले सकते हैं या रात को लेंगे सोने से पहले। रात को जब पित्त शांत होगा तो आपकी साउंड स्लीप आएगी और उसी से ठीक होगा। धनिया जब कफ बढ़ेगा तो आपको नींद आएगी, वैसे नींद नहीं आती। हमारे यहाँ एक लिखा है कि जब आप खाना खाते हैं, आप बीपी शुगर जो है वो 1.5 घंटे बाद क्यों देखते हैं? आप जब खाना खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, 1.5 घंटे में वो नॉर्मल आएगा, तब आपको झपकी आनी शुरू हो जाएगी। एक प्रश्न और डॉक्टर, जो लोग डायबिटीज से ग्रसित होते हैं, उनका एक सवाल ये रहता है कि भोजन हमको आए, एकदम भूख लग रही है, अब पहले शुगर की दवाई पहले खाएं जो मेटाफॉर्मिन होती है, या हम खाना खाने के साथ खाएं या खाना खाने के बाद खाएं, या कैसे उसको करें जिससे कि हमारी शुगर का कंट्रोल बेहतर। और इसमें सबसे पहला सिद्धांत क्या है? डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक सामान्य फार्मूला बताते हैं। पहले ये लोग मना करते थे, अब सब ये कहते हैं स्मॉल मील मल्टी मील। जब आप बार बार थोड़ा थोड़ा लेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ हंगर जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। हम ही कह रहे हैं आम आदमी अगर 4 बार खा रहा है तो शुगर वाले को हर 2-2.5 घंटे में थोड़ा सा लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाएगा तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ शुगर नॉर्मल रहेगी और वो बढ़ेगी भी नहीं इतनी, और उसको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को क्या करना है। हम ये कहते हैं खाने से 5-10 मिनट पहले गोली लेनी चाहिए और ऐसे ही खाने के 5-10 मिनट बाद लेनी चाहिए। हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद में लिखा है खाने से पहला 5-10 मिनट पहला पानी अमृत है, बीच का पानी औषध है और बाद का पानी जहर है। क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो आपका एमलगेमेशन जो होगा उसमें अपने आप ज्यादा हो जाएगा, तो आपका फैट जो वाइट जूस आ रहा है वो उसको हजम नहीं कर पाएगा। तो बीच में पानी पीना सही है? मध्य में, भोजन मध्य में पानी पी सकते हैं। मध्य में पी सकते हैं तो वो औषधि हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, पहले हर जगह जब खाना खाने बैठते थे या तो पहले छाछ पीते थे या बीच में पीते थे, खाना खा के बाद में छाछ कोई नहीं पीता। कोई नहीं पीता था। और आज शुगर का दिन सबसे बड़ा कारण क्या है कि खाना खाने के बाद खाना खा लिया, उसके बाद कहेंगे भाई एक चाय पी लो। खाना खाने के बाद आप लिक्विड ले क्यों रहे हैं? जरूर। तो वैसे एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि स्पेसिफिकली जब भी मेन को आप काउंसिल करें, हमारे जो मेन क्लाइंट्स हैं, मेल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कोई भी चीज, चाहे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, बहुत सारी मतलब बहुत हाई परसेंटेज शेयर नहीं करना चाहती। उनके पास शेयरिंग के लिए कोई है ही नहीं, ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा कुछ शेयर करते हैं, ना अपनी वाइफ के साथ करते हैं, ना बच्चों के साथ करते हैं। तो क्या ये जो अपने आप से जो उनकी कहानी चल रही है उससे हेल्थ पे कोई नुकसान है? सबसे बड़ी बात क्या है, जब एक व्यक्ति बैलेंसिंग में रहता है
तो वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कर पाता, चाहे उसमें उसकी औलाद हो, चाहे पत्नी हो, चाहे यार दोस्त हो। अब उसका जब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और उससे मानसिक वो होता है, वहीं उसको ब्लड प्रेशर और शुगर आती है। तो इसको कैसे डील किया जाए? ये मेल ईगो है? आप मेन ईगो नहीं है, उन्हें ये समझाइए कि आपके सब मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। हम किसी को शेयर करना क्यों नहीं चाहते? हमें ये डर रहता है कि ये उसका गलत फायदा उठा लेगा। एक डॉक्टर से आके व्यक्ति हर बात कर सकता है, अपने घर में क्यों नहीं कर सकता? वाइफ को पता ही नहीं होता कि मेडिकल प्रॉब्लम क्या है। मतलब बहुत मैंने देखे ऐसे लोग कि हाँ, उनकी वाइफ को होती है। मालूम ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड उसका को क्या कारण क्या प्रॉब्लम है कि हम व्यक्ति जो हैं वो अपने परिवार को और सबको संभालने में, घर वाले को बताऊंगा तो उसे टेंशन हो जाएगी, उसे बताएगा हाँ, ही। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि बच्चों को बताऊंगा टेंशन हो जाएगी। तो प्रोफेशनली कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई हो, वो वाइफ को नहीं बताना है, नहीं बच्चों को बताएगा। नहीं बताना है, स्वास्थ्य की भी नहीं बताते, फाइनेंस की भी नहीं फाइनेंस बताते। भी नहीं बताते हैं। बहुत समस्या ये। और जब आप शेयर नहीं करेंगे, हम कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप शेयर करेंगे तो उसका समाधान आपके दिमाग में नहीं आ रहा, दूसरा आपको दे सकता है। इसे शेयर करना चाहिए। हमें काउंसलिंग में यही लोगों को सिखाना है कि जो आपके अपने हैं वो दुश्मन नहीं है। भाई बहुत बड़ा झटका लगे उससे छोटे झटके झेल लो ना। झटका झेल लें। एक और समस्या जो मैं समझता हूँ 50 साल के ऊपर के व्यक्ति की होती है, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो रहा होता है, आत्मा में तो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रहनी भी चाहिए, आपके भी रहे हैं अक्सर। तो क्या है कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है फिजिकली गिरता चला जाता है, तनाव की वजह से, शरीर की वजह से, और उन सब बातों से इतना ग्रसित हो जाता है, कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं उसको कि ना तो उसे शेयर कर सकता है। और फिर कोई भी जो कोई सलाह देता है, कोई उठपटांग दवाई ले ले, कोई और तरीके से, वो समझता है मैं किसी भी तरह से अपने आप को वही तरह से कायम रखने की कोशिश करूं, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है। उससे शायद हम और गलती कर जाते हैं और कोई ऐसे उपचार कर देते हैं। इसी के लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। आयुर्वेद में एक उम्र के, खास उम्र के दौर के बाद हमारे यहाँ रिजुवेशन थेरेपी है। उसमें हम अश्वगंध भी देते हैं, शतावर भी देते हैं, पोंच बीज भी देते हैं, चंद्रप्रभावटी से भी काम ले लेते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको वो दे रहे हैं। चंद्रप्रभा का भी अगर इस्तेमाल हम ढंग से करें तो वो भी आपको दवाइयों का ही करेगा। चंद्रप्रभा का दूध से सेवन रिजुवेशन के लिए होता है, ताकत के लिए होता है। पानी से उसका सेवन यूटीआई के लिए होता है। मट्ठे से उसका सेवन हमारे पाचक अग्नि को तीक्ष्ण करने के लिए होता है। अनुपान भेद से ही दवाई का असर बदल जाता है। तो यहाँ इसके बारे में ये कहूंगा मैं कि जब भी आपकी कोई समस्या ऐसी लगे तो किसी प्रोफेशनल से ढंग से बैठ के काउंसलिंग कराएं। ऐसा नहीं है कि शरीर 50 का हो गया तो बूढ़ा हो गया, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ समझने वाले के लिए कि जब आपको ऐसी परेशानी आ रही है और आप उससे ग्रसित हो रहे हैं, पहली बात उसे छुपाए नहीं, दूसरी बात उसको व्यक्त करें, तीसरी बात उसका परामर्श हमारे से आके आप यहाँ गाइडेंस ले सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनल से। ये गाइडेंस के साथ इसको हल किया जा सकता है। आज की तारीख ये कोई भी ऐसी चीज असाध्य नहीं है जो नहीं हो सकती है, ये सच्चाई है। इसलिए ये गाइडेंस के लिए ये पॉडकास्ट जो करा जा रहा है, इसलिए कि आप इस बात को समझ सकें कि जो भी व्यक्ति इन सब बातों से, तनाव से ग्रसित होके अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें सॉल्यूशन के साथ हल की जा सकती है। जी डॉक्टर, सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग जरूरी है। एक प्रोफेशनल आपको ये बता सकता है कि इस चीज की कमी है, आप इसको रेक्टिफिकेशन करें। यहाँ आदमी बार बार वही गलती करता रहेगा, उसकी समझ में नहीं आएगी। दूसरा व्यक्ति ही उसको ये बता सकता है कि आपकी यहाँ ये मिस्टेक हो रही है, इसे रेक्टिफिकेशन कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। हम कई दफा ये सोचते हैं कि हम ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन समस्या ज्यादा खाने की नहीं है, टाइम से ना खाने की है। कई लोग इसी अनुपात में ज्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं, कई लोग फिर वो हजम नहीं होता। हाँ, और उससे आपके जिंक की और मैग्नीज की परेशानी बढ़ जाती है, लीवर की दिक्कतें आ जाती हैं उससे। दिक्कत आ जाती है। और चूंकि 50 से ऊपर के जो हम लोगों के जैसे लाइफस्टाइल्स हैं, पेट बढ़ा हुआ होता है, लिवर फैटी होता है, तो अब जैसे ही हम कोई और चीजें, औषधियां ट्राई करते हैं तो फिर उस तरफ हमारा
वो और दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए उसने कहा है आयुर्वेद में, स्मॉल मील मल्टी मील। जब आप एक बार पेट भर के नहीं खाएंगे, या तो आप खा नहीं रहे 6 घंटे, आपने 1:30 बजे लंच करा, आप फिर नहीं खाएंगे, फिर रात को जाकर 9 बजे खाएंगे। 9 बजे खाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ हंगर बढ़ जाएगी, आपका फूड ज्यादा जाएगा और वो फिर हजम नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं 4 से 5 बार में खाना चाहिए और अपनी बात को शेयर करना चाहिए, खोपड़े में नहीं रखना चाहिए। तो वैसे आजकल ये जो देखा है कि शिलाजीत और एक अश्वगंधा लोग अपने आप से डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं और ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक ममता ठीक है? जी, इसको हम आम भाषा में कहें तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक का खेल है, इसे नहीं जाना चाहिए। शिलाजीत भी हर किसी को सूट नहीं करेगी, अश्वगंधा भी नहीं सूट करेगा। आप अगर रोटी को ज्यादा खा लेंगे, 2 की जगह 3 खा लेंगे, वो हजम नहीं होगी, नुकसान करेगी। जबकि हम ये मानते हैं रोटी फायदा करती है, अन्न फायदा करता है, लेकिन फिक्स अमाउंट में। इन किसी भी दवाइयों का सेवन बिना प्रोफेशनल के परामर्श के नहीं करना चाहिए। अपने आप उठा के नहीं कर लेना चाहिए कि उसने खाया था उसको फायदा होगा, मेरे को भी हो जाएगा। नहीं, आजकल तो वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अश्वगंधा ऐसे ही लोग एडवाइस कर रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से। हाँ, ऐसे ही टैबलेट्स आती हैं, सब आती हैं, वो यूनिवर्सल। आयुर्वेद में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकृति होती है। अगर एक ही दवाई सारे में काम कर जाती पैरासीटामोल की तरह, तो हमारे यहाँ बुखार की 2000 दवाइयां ना बनती, यूटीआई के लिए 20 दवाइयां ना बनती, खाली एक चंद्र प्रभा से ही काम चला लेते ना हम। वहां गोक्षरादि गूगल भी है, शुक्र मातृका वटी भी है, शिलाजित्वादि वटी भी है। आपको सुन के ताज्जुब होगा ममता जी, एलोपैथिक में एक डायबिटीज है और आयुर्वेद वाले 20 तरह का प्रमेह मानते हैं, 20 प्रकार की डायबिटीज मानते हैं, उसमें से मधुमेह एक है। हमारे यहाँ शुक्र में भी है, सांद्र में भी है। शुक्र में जब यूरिन में आपका स्पम जाने लगता है, सांद्र में जब आपका पेशाब गाढ़ा होने लगता है, तो उसमें हर व्यक्ति के लिए अलग दवाई जाएगी, अलग तरीके से उसकी डोज होगी, इसलिए प्रोफेशनल की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ आज डॉक्टर साहब के सानिध्य में ये बात हमने ये जानकारी ली कि जो व्यक्ति 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं और इन सब आशंकाओं से या इन सब बातों से ग्रसित है, वो आके इसका पॉडकास्ट का फायदा लेके और गुरुजी से परामर्श कर सकते हैं। हमारे नंबर अनिल जी, सबसे पहले ये कहा जाए कि व्यक्ति शरीर से नहीं दिमाग से बूढ़ा होता है, तो 50 साल के बाद हम बूढ़े हो गए ये ना सोचें। जी, तो मैं एक और सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपकी विजडम चाहूंगी कि जो मैरिड लोग हमारे यहाँ आते हैं, स्पेसिफिकली मेल के साथ मैंने ये चीज देखी है कि एक तो थोड़ा सेक्सुअल डिस्फंक्शनिंग, मतलब वो उतनी अच्छे से, इतने वाइटलिटी जो है इतनी नहीं होती जो 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है उनकी सेक्सुअल लाइफ से वही होती है। तो इसका क्या मतलब, क्या उनको इसको किस तरीके, इस इशू को उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी अजीब सी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ममता जी, मैं एक बात पूछता हूँ, आप 50 साल और 25 साल में पूछना चाह रहे हैं, 25 साल में आपका डाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेस कितना होता है? स्ट्रेस होता ही नहीं हुआ तो। अब ऊपर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तनाव से आपका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, डाइजेशन नहीं होगा तो आपको दिक्कतें आएंगी, शारीरिक कमजोरियां आएंगी। हम बार बार एक बात पे दबाव दे रहे हैं कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन है, हम अपने आप को प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें और खाने का ध्यान रखें। अगर खाने का ध्यान नहीं रखा तो दिक्कतें आएंगी और ऐसी कोई भी डिस्फंक्शन नहीं होते, ये सब कंट्रोल हो जाते हैं अगर इनको टाइम से आप टाइमली खाएं और टाइमली दवाई लें। तो डिस्फंक्शन अगर मतलब वो डिस्फंक्शनिंग अगर आ गई है तो क्या आयुर्वेदा ये आयुर्वेदा में क्योर होती हैं, ऐसी औषधियां हैं जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, वो भी दवाइयां खाते थे। तो जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं खाते थे, नहीं ममता जी, मैं दवाई का नाम इसलिए लेने से बचूंगा, फिर वही हम भी वही दे रहे हैं जो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आ रहा है। आपसे परामर्श करें, परामर्श किसी भी प्रोफेशनल से परामर्श करें और तब दवाई लें। क्योंकि
क्योंकि हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग कोई है। भी दवाई का नाम लेना गलत हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे वैद्य जी ने उसमें कहा था कि ये दवाई ले ये ले। दवाई ले लें। हाँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्किंसंस में, डिमेंशिया में हम कोंच पाक देते हैं, मोमुका प्यूरिस देते हैं, और ये कोंच बहुत तरह का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, करते हैं। दवाई का नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए, आप बेसिक दवाई बता सकते हैं, अश्वगंध है, सतावर है, काल मखाना है, अकरकरा है, लेकिन इनकी जो डोज है वो एक प्रोफेशनल ही फिक्स कर पाएगा। तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो इनसे उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो इम्प्रूव हर चीज में फर्क पड़ेगा। सब चीज फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ आज के लिए हाँ जी। इतना वैद्य जी से हमने टाइम दिया, और आप लोग हमसे आगे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी भी विषय में जानकारी और लेना चाहें, तो आप वैद्य जी से अभी भी परामर्श करें। और कुछ एंड में आप वैद्य जी कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे 50+ के जो मेन हैं मैं उनके लिए? सबके लिए एक ही आपके बात कहना संदेश? चाहूंगा, जितने भी 50+ के लोग हैं वो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ माने और अपना दिनचर्या, घूमना, सुबह का एक्सरसाइज और खान पान कम से कम 4 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, पहला हजम हो जाए दूसरा खा लें।